अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान अफजल और आप देख रहे हैं SM अकेडमी चैनल। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज के होंगे सवालात, क्वेश्चंस। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो करेंगे तब तो इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कायदा से सॉल्व करेंगे। और ऑलरेडी मेरी एक वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल से रिलेटेड इस चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये रहे आपके सामने एक्सरसाइज के सवालात। तो मैं डिस्कस करता हूँ, एलैबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत अहम है एक्सरसाइज के। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में, पंजाब के 9 बोर्ड्स के अंदर यही सवाल रिपीट होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज से हट के 26 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब हैं ये 8 सवाल जो एक्सरसाइज के हैं, उन्हें देखते हैं। Question number 1. Why do we find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole? हाँ जी, पहले तो समझ लीजिए सवाल का मतलब। कहता है कि हम फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस के लिए क्यों यूजफुल समझते हैं, अहम समझते हैं, फायदेमंद समझते हैं 2 यूनिट्स लेना, 1 किलोग्राम और दूसरा मोल। जी, कई जगहों पे हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करनी पड़ जाती है किलोग्राम्स में, और कई जगह पे हम उसे मोल में कंसीडर करते हैं। तो क्या वजह है जी, 2 यूनिट क्यों लेते हैं? एक ही क्वांटिटी के 2 यूनिट क्यों लेते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का किलोग्राम यूनिट भी लेते हैं और मोल भी। रीजन क्या है? देखिए, अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मतलब अगर मैटर चाहिए, इफ वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड मोल, बिकॉज when we are concerned with the quantity of matter, जब हमें मैटर की क्वांटिटी चाहिए। मैं मिसाल इस तरह से देता हूं कि आप ग्रोसरी शॉप पे गए, चीनी खरीदी, उससे 1 केजी जो उसकी थी, मैटर जो था, अगर आपको मैटर से कंसर्न है, वो जो मैटर उसने आपको शॉपिंग बैग थैले में डाल के दिया, वो मैटर अगर कंसर्न है, देन हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? किलोग्राम। लेकिन अगर आपको शुगर के ग्रेन्स गिनने हैं, दाने गिनने हैं कितने हैं, देन हम कौन सा यूनिट लेंगे? उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को काउंट अगर करना शुरू कर दें, तब यूनिट केजी नहीं होगा। अगर हम उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दें, किस तरह? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में। वेयर एज व्हेन वी आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन वी यूज द यूनिट ऑफ मोल। और 1 मोल आप जानते हैं किसी भी चीज का हो, किसी भी मैटर का 1 मोल हो, वो चाहे कॉटन हो, चाहे आपके पास ग्रेन्स हो, उन सब के 1 मोल से क्या मुराद है? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने ज्यादा पार्टिकल्स हो तो 1 मोल होता है, और 1 मोल सारे मैटर्स का बराबर होता है। जबकि 1 केजी हर मैटर का डिफरेंट होगा। किसी का 1 केजी में इतनी ज्यादा मिकदार आ जाएगी, और किसी के 1 केजी में इतना सा। 1 केजी का बॉट आप पत्थर देखोगे छोटा सा, जबकि 1 केजी कॉटन का थैला देखो, कॉटन तकिए में देखो, 1 केजी कितनी जगह घेर रहा है। सो इसलिए हम यूजफुल समझते हैं कि कई जगहों पे हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर चाहिए, मैटर की मिकदार, मादे की मिकदार चाहिए, तो हम केजी यूज करेंगे। और अगर मादे की नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसर्न है, गिनती करनी है उनके पार्टिकल्स की, तब हम वहां मोल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बारहा ये आ चुका है बोर्ड में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुदरत के अंदर रूनुमा होने वाले कुछ ऐसे मज़ाहिर के मुतालिक बताइए। नेम सम रेपिटेटिव फिनोमेना, ऐसे फिनोमेना जो अपने आप को रिपीट करते हो, जो रिपीट कर रहे हैं और टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सके। कुदरत के अंदर कुछ ऐसे काम हैं जो सदियों से रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होते रहेंगे, और उन्हें हम किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, या वैसे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं उन मज़ाहिर को। वो कौन से ऐसे मज़ाहिर? सबसे पहले रेपिटेटिव फिनोमेना की तारीफ पता होनी चाहिए। रेपिटेटिव फिनोमेना कहते हैं वो फिनोमेना, वो अवामिल, वो अमल जो अपने आप को कुछ अरसे के बाद दोबारा क्या कर सके? रिपीट कर सके। द फिनोमेनास या द फिनोमेना विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक खास वक्त के बाद, जैसे सूरज सुबह के वक्त तुलू हुआ, शाम के वक्त गरूब हुआ, यही सिलसिला कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, और सदियों से चल रहा है। ये खास वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज अ रेपिटेटिव फिनोमेना। उसकी मिसालें 12 है, बहुत सी हैं, आप 2-3 में से दे सकते हैं। मसलन सनसेट एंड सनराइज, ये रिपीट होता है, सदियों से हो रहा है, सदियों तक, क़यामत तक होता रहेगा। लेटेस्ट वाइब्रेशन, किसी भी मैटर के अंदर जो लेटेस्ट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी वाइब्रेशन हो रही है, होती रहेगी।
और रिपीट हो रही है, इसे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है जी। रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द चांद की गर्दिश सदियों से है, हजारों सालों से है और क़यामत तक रहेगी और अपने आप को रिपीट कर रही है। ये रेपिटेटिव फिनोमेना है जो रिपीट करें अपने आप को एक खास वक्त के बाद, और ये स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ नीडल। एक सुई की लंबाई तीन स्टूडेंट्स ने मेजर की। स्केल जो था मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज, जो उन्होंने पैमाना यूज किया ना 1 मिलीमीटर किसका होता है, आम फीता जो है ना, आम पैमाना जिससे हम स्केलिंग करते हैं, स्केल लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाउंड्री लगाने के लिए, वो जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। भाई आम पैमाना उसे दिया गया तीनों स्टूडेंट्स को, तो बताइए तीनों में से किसकी मेजरमेंट दुरुस्त है। पहला कहता है जवाब है 0.2145, दूसरा कहता है मीटर्स में 0.21 और तीसरा कहता है 0.214। बताइए मिली का मतलब क्या है, 1000 से डिवाइड कर दे, तीनों आंसर मीटर्स में दिए हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर्स में क्या आएगा 0.001 मीटर। क्या मतलब 0.001 इशारे के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट। इसका मतलब जो भी रीडिंग आएगी वो इशारे के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स तक आ सकती है, 3 डिजिट्स तक। तो जो क्लेम कर रहा है ना पहला स्टूडेंट 0.2145 4 डिजिट, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा स्टूडेंट क्लेम कर रहा है 0.21, ये भी गलत है। जो दुरुस्त कह रहा है वो कौन है, 0.214, जिसके आंसर में इशारे के बाद कितने डिजिट हैं, 3। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि जो उसने पैमाना इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका लीस्ट काउंट इशारे के बाद कितने डिजिट्स तक में मीटर में दे सकता है, 0.001 मीटर। और कैसे आया, 1 मिलीमीटर का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 से क्या आएगा 0.001 मीटर, और इशारे के बाद 3 डिजिट तक कौन सा आंसर है 0.214 मीटर, ये दुरुस्त आंसर होगा। और रीजन क्या है कि जो पैमाना यूज किया उसका लीस्ट काउंट इशारे के बाद 3 डिजिट्स तक है, तो इसलिए आंसर भी 3 डिजिट्स तक इशारे के बाद आएगा। गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, वो भी जो अपनी मोशन को रिपीट करता है। सिंपल पेंडुलम भी जो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है, सिंपल पेंडुलम को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। कौन सी 2 चीजें, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट, L ओवर G अंडर रूट, L इज लेंथ एंड G इज ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन। और L आप जानते हैं कि कांस्टेंट नहीं रहती, लंबाई धागे की, उस स्ट्रिंग की, उस डोरी की चेंज होती रहेगी। यहाँ कुछ और, स्पेस में कुछ और, मार्स पे कुछ और, चांद पे कुछ और, अर्थ पे कुछ और। तो क्योंकि इस टाइम पीरियड की वैल्यू 2 चीजों पे डिपेंड करी और दोनों चीजें ही कांस्टेंट नहीं रहती, तो टाइम पीरियड कैसे कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो स्टैंडर्ड के तौर पे कैसे हम यूज कर सकते, इसलिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। लिखिए रीजन, एज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच चेंजेस, वेदर के साथ लंबाई चेंज, विंटर में कुछ और सुकड़ जाती है और समर में फैल जाती है, तो लेंथ चेंज हो गई। जब चेंज होगी तो कांस्टेंट तो ना रही। फिर टाइम पीरियड डिपेंड जी, और जी आप जानते हैं आल्टीट्यूड्स के साथ, बुलंदी के साथ जी की वैल्यू, स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करती है। जमीन पे सबसे ज्यादा सतह समुद्र पे, और स्पेस में जाते जाते इसकी वैल्यू मिनिमम होती जाती है, इसलिए टाइम स्टैंडर्ड पे यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशंस बताइए। भाई प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन में लूम करनी है तो प्रेशर का कुलिया पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स M स्मॉल A स्मॉल, M मैस A एक्सेलरेशन, और एरिया नीचे कैपिटल A, एरिया कैपिटल है, कैपिटल A है। लाइए डायमेंशन दर्ज करते हैं। लेफ्ट साइड पे प्रेशर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट दर्ज कर दें, M के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए LT -2 साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे एरिया के लिए L स्क्वायर और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। लाइए जी, L स्क्वायर ऊपर, L ऊपर भी है, L स्क्वायर नीचे भी है, इकट्ठे कर लीजिए इन पावर्स को, तो क्या बन जाएगा M L -1 T -2। ये रही डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन M L -1 T -2 अंडर रूट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से डेंसिटी का कुलिया क्या पढ़ रखा है बच्चों, मैस ओवर वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो डेंसिटी की डायमेंशन के लिए ऊपर मैस की डायमेंशन, नीचे वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है किसी चीज का, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेथ। तो तीनों चीजों, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो क्या आ गई L3। तो क्या बन गई ML की ताकत -3 और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। ये रही डायमेंशन डेंसिटी। 6. The period of simple pendulum is measured by a stopwatch. What type of errors are possible in the time period? बताइए
किसी भी उसका स्टॉप वॉच के जरिए हम क्या मालूम करें, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें स्टॉप वॉच के जरिए, तो किस किस्म की एरर्स पॉसिबल हैं भाई? स्टॉप वॉच के जरिए मालूम करें तो स्टॉप वॉच में एरर आ सकते हैं, ह्यूमन एरर आ सकता है, स्टॉप वॉच सिस्टमेटिक एरर। तो किस तरह के चांसेस हैं? जो मोस्ट कॉमन दो तरह के एरर हो सकते हैं वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर की वजह सामने नहीं आ सकती। वजह रैंडम एरर में हो सकता है जब आपने सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करवाया तब आपने फौरन से स्टॉप वॉच ऑन नहीं की, आप जो बंदे ने गलती करनी थी, इनएक्सपीरियंस था हमारा, उसकी रैंडम एरर की बहुत सी वजूहात हैं। एक नेग्लिजेंस है, आपने एहतियात ही नहीं बरती, इनएक्सपीरियंस से आप ना तजर्बाकार थे, हो सकता है आप मेजरमेंट क्या ले लो, टाइम पीरियड गलत नोट कर लो। तो ये पहली रीजन ये है इनएक्सपीरियंस या नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ करते आपने एहतियात नहीं की। तो जब एहतियात नहीं करेंगे टाइम जो होगा कैलकुलेट गलत कैलकुलेट कर बैठोगे। दूसरा सिस्टमेटिक एरर, जो आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे थे वो ही खराब थी, तो लाख कोशिश कर लीजिए आपका जवाब टाइम पीरियड का दुरुस्त नहीं आएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ स्टॉप वॉच से मालूम करते हुए दो तरह के एरर आ सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, डज डायमेंशनल एनालिसिस मेथड गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? क्या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड जिसमें डायमेंशंस के जरिए हम इन इक्वेशंस को चेक भी करते हैं, होमोजेनिटी भी और ड्राइव करते हैं, क्या हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मतलब कुछ बताता है? मुख्तलिफ इक्वेशंस में कांस्टेंट आते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में आता है 2π/L/G, 2π कांस्टेंट है। क्या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड इस कांस्टेंट के मतलब बताता है? बिल्कुल नहीं बताता जी। फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब बताता है, कांस्टेंट्स के मतलब कुछ नहीं बताता। तो ये लिखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड डज नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जस्ट किसके मतलब बताता है? किसके मतलब बताता है? वेरिएबल्स के मतलब, फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब। क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज डायमेंशनली विच वन इज करेक्ट? चेक कीजिए F इक्वल टू वी लैम्डा करेक्ट है या F इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, दोनों को चेक करना पड़ेगा भाई। पहले हम F इक्वल टू वी लैम्डा को चेक करेंगे, फिर F इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। दोनों इक्वेशंस में चेक करने पे जो जिसकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई डायमेंशन एनालिसिस मेथड से वो दुरुस्त होगी। तो सर देखिए, पहले हम पहली इक्वेशन को चेक करते हैं, F इक्वल टू वी लैम्डा। F फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है? टाइम पीरियड के। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड की डायमेंशन t आ गई, तो रेसिप्रोकल की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? -1, तो t के ऊपर -1 आ गया, ये आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या है? वी लैम्डा। वी हम जानते हैं स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन LT -1 और लैम्डा मीटर्स में होता है, लंबाई है, वेव लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? L। तो क्या बन गया? L स्क्वायर T -1। तो बच्चों लेफ्ट और राइट साइड तो इस इक्वेशन की दुरुस्त बराबर नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। वी F इक्वल टू वी लैम्डा इज नॉट करेक्ट। जब दूसरी इक्वेशन ही दुरुस्त होगी वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है? F इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। F इक्वल टू लेफ्ट साइड पे F है और फिर से F की डायमेंशन T -1 और राइट साइड पे क्या है? V ओवर लैम्डा। V की जगह क्या पुट करो? LT -1 और लैम्डा की जगह बड़े में L से कट गया तो क्या बचा? T -1। तो बच्चों इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में भी T -1 था, राइट साइड में T -1, तो दिस इक्वेशन F इक्वल टू V ओवर लैम्डा इज करेक्ट वन। दिस इज अ वेव इक्वेशन जो हमने चैप्टर नंबर कहाँ पढ़ी थी? 10th क्लास के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर ही वेव इक्वेशन। जो बच्चों ये रहे एक्सरसाइज के 8 शार्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छे से करने हैं। यही सवाल बोर्ड के अंदर बाधा आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। मजीद आपने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर अपनी आराम से आगाह करिए, सवाल पूछिए। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।